नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। जी हाँ, कल हमने पढ़ा था गुप्त काल का और कुछ गुप्त काल के अलावा हमने हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ा है। बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, पर आज भी हम वही चैप्टर लेकर आए हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी हम लेकर आए हैं आज आपके लिए। तो यहाँ पे इस क्यूज को अटेंड करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों का आंसर देख लीजिएगा। इनमें से आज जो 20 क्वेश्चन हैं, इनमें से मैंने तीन ऐसे सवाल हैं जिसके आंसर मैंने नहीं लिखे हैं। उसका आंसर मैं आप लोगों से लिखवाना चाहूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। कारण क्या है कि मैं भी देखना चाहता हूं कि इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो। तो ये 3 का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा मैं इसका पीडीएफ तो दे ही दूंगा, उसमें आंसर रहेगा ही रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे आज के इस सेशन में गुप्त काल के पार्ट 2 की। इसमें कल हम लोगों ने देखा था गुप्त काल, हर्षवर्धन काल और मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत का आज इतिहास यहां से मैंने हटा दिया है और गुप्त काल के कुछ इंपॉर्टेंट और प्रश्न थे जो कि यहां पे लेकर आया हूं। तो इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाएगा। तो ये 2 काम जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं पीडीएफ जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहां पे सर्च कीजिए हमारे चैनल एजुकेशन की 86 को, और वहां से आप इसके आंसर्स को कमेंट नीचे कर सकते हैं देख के भी, या फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए रख सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल है, गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक यानी कि जो पहला गुप्ता रूलर था जो, वो कौन था? इसका आंसर करना है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच या फिर कुमारगुप्त। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा आप लोगों को मिलेगा पर इंग्लिश ठीक है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में कन्वर्जन थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है पर इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कुमारगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त या श्रीगुप्त, इनमें से कौन सा है जो कि गुप्त वंश में, गुप्त राजवंश में ये पहला शासक बना था? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए श्रीगुप्त। इसका आंसर आप लोगों को कल मैंने बस क्वेश्चन जो था ये बोल के बताया था, पर मैंने सोचा कि इसका क्वेश्चन पीडीएफ भी दे दूं आप लोगों को। ठीक है, तो आंसर ए है। अब देखो गुप्त राजवंश जो है मैंने कल भी बताया था आपको कब से कब तक था दोस्तों। तो गुप्त राजवंश है दोस्तों 220 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। ठीक है, ये इसका गुप्त शासन था। और इसका जो गुप्त शासन में सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से देश थे उसके अधीन में। तो उस समय भारत, पाकिस्तान जो कि अभी अलग हो चुका है भारत से, उस समय भारत ही था, नेपाल और बांग्लादेश जो कि उस समय का भारत ही था। ठीक है, तो ये 4 कंट्री जो है उस समय गुप्त वंश के अधीन में था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? चलिए इसका आंसर कीजिएगा। ये बहुत ही आंसर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीजीएल 2016 के पेपर में भी और 2010 के आरआरबी के पेपर में भी पूछा गया है। तो आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, रुपया का। ठीक है, रूपाका कहते हैं इसको, आंसर नोट कर लीजिएगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहते थे रूपा का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने कल आपसे ये पूछा था दोस्तों कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के बने थे? ठीक है, तो आंसर नोट कर लीजिएगा, सोना। ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था इस क्यूज में, 11 नंबर वाले क्यूज में। तो सबसे ज्यादा सोना का सिक्का बनाया गया था, पर चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रूपा का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन सा गुप्त राजा के शासन काल के दौरान चीनी यात्री फाहान ने भारत यात्रा की थी? तो कौन सा वो चीनी यात्री था फाहान, मतलब चीनी यात्री फाहान थे, वो भारत के किस राजा के दौरान, जो उस समय गुप्त राजा थे, गुप्त काल के, गुप्त राजवंश के, वो कौन थे राजा? तो उसका आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे आप, इट्स अ बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके शासन काल में ये चीनी यात्री जो फाहान थे ये भारत की यात्रा पे आए हुए थे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने कल क्वेश्चन एक और पूछा था आपसे, याद कीजिएगा। और उसका एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और पूछूंगा यहाँ पे आपसे मैं कि
किसकी उपाधियों को इलाहाबाद का शिलालेखों का वर्णन कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन मैंने कल पूछा था, तो यहां पे आंसर कीजिएगा, इट्स अ समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। ओके, चलिए, किसकी उपाधियों के इलाहाबाद शिलालेख का वर्णन किया गया है? तो समुद्रगुप्त के। ठीक है, नॉट समुद्र। ठीक है, समुद्र नहीं है, ये समुद्र है। कल एक स्टूडेंट ने मुझे यहाँ कमेंट करके बताया भी था, उनका धन्यवाद है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त राजवंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लाना इंपॉर्टेंट था। 2016 में पूछा गया था, 2010 में पूछा गया है, 2008 के पेपर में भी पूछा गया है, 2002 के पेपर में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गुप्त राजवंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आंसर है समुद्रगुप्त के। ओके, आंसर ए है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, जो कि कल भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे गुप्त शासकों की सरकारी जो दरबारी है उसकी भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन आगे मिलेगा, अभी इसको मैं बताता हूं आगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है? चलिए, यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था गुप्त काल में, तो वो कौन थे? तो ये थे दोस्तों राजा समुद्रगुप्त। ठीक है, ये एन नहीं है यहाँ पे, मैंने बोला है, एक छात्र ने मुझे बताया भी था कि समुद्रगुप्त है, नॉट समुद्रगुप्त। ओके, आंसर सी है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था अपने शासन काल में। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शासन काल जो था समुद्रगुप्त का, ये चंद्रगुप्त के बाद यानी कि 335 ईस्वी के बाद ये आया था इनका शासन काल। किसका? तो समुद्रगुप्त का। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, और समुद्रगुप्त का जो जन्म पूछ सकता है, ये लिच्छवी में हुआ था, लिच्छवी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, चलिए, ये समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था और संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों में एक है इनका नाम, समुद्रगुप्त का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित साहित्य कार्यों में कौन सा गुप्त काल से संबंधित नहीं था? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे सी, चरका संहिता। ठीक है, ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है। बाकी जो है मृच्छकर्तिका, अम्रकोशा, अभन शकुंतलम, ये जो है ये पुस्तक है, उस समय के उपन्यास कहे जाते हैं अभी तो फिलहाल। ठीक है, जो कि उस समय लिखे गए थे, पर इसमें चरका संहिता जो है ये नहीं था उससे रिलेटेड। कौन? तो गुप्त काल से। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, कालिदास, ये कालिदास लिखा गया है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। कालिदास के निम्नलिखित राजवंशों में शासनकाल के दौरान क्या हुआ? तो कौन आए मतलब उस समय? ठीक है, कालिदास के निम्नलिखित राजवंशों के शासनकाल के दौरान क्या हुआ? तो हुआ ये दोस्तों कि ये आए गुप्त। ठीक है, कालिदास जो हैं उनका वर्णन भी किया है अपने लेख में कि गुप्त आए थे उस समय, गुप्त जो थे, गुप्ताज जो थे वो आए थे उस समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि किस अवधि में भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन है नंदा, मौर्य, शुंगा या गुप्त काल। ठीक है, ये गुप्ताज लिखा हुआ है, गुप्ता लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको गुप्ता ही लिखा गया है। ठीक है, तो गुप्ता है यहाँ पे, तो गुप्त काल इसको समझिएगा। ठीक है, ऑप्शन है नंदा, मौर्य, शुंगा या गुप्ता काल में। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, गुप्त काल में। ठीक है, मंदिर, भारतीय मंदिर की वास्तुकला, मैंने कल आपको जो क्यूज शुरू होने से पहले एक तस्वीर भी दिखलाई थी, उस तस्वीर के बारे में बताना भूल गया था मैं। वो जो काल था उस समय मंदिरों का निर्माण बहुत हुआ करता था इस काल में। ठीक है, और वास्तुकला की भी यहाँ पे वर्णन किए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि किस शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री तीर्थयात्रियों के भारत का दौरा किया? तो देखिए, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जो गुप्त वंश था ये कौन सी शताब्दी में इसका नींव डला था? तो इसका नींव डला था 3री शताब्दी में। ठीक है, और ये 4थी शताब्दी तक यहाँ पे बने रहे। तो आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये है आंसर 5वां, जो कि चीनी यात्री जो भारत के दौरे पे आए थे वो 5वीं शताब्दी में आए थे। 4थी शताब्दी में इन लोगों का वर्चस्व जो था वो पूरी भारतवर्ष में बन चुका था और इनका शासनकाल 5वीं शताब्दी तक भी चला था। तो ये चीनी यात्री जो थे, चीनी, वो आए थे भारत के पहले दौरे पे। ठीक है, फहान। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि मृच्छकर्तिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मृच्छकर्तिका जो है दोस्तों एक
पुस्तक कह सकते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके लेखक का नाम बताना है, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर। और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए, इसका आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, शूद्रका के द्वारा लिखा गया था मृच्छकटिका, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि बराहमिहिर क्या था। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी यहां इंपॉर्टेंट है, सीजीएल 2016 में पूछा गया है। बराहमिहिर, ये क्वेश्चन है कि बराहमिहिर क्या था। तो ऑप्शन में देता हूं, एक अंतरिक्ष यात्री थे, अंतरिक्ष शटल था, या पावर स्टेशन था, या खगोलज्ञ थे, ठीक है। तो ये खगोलज्ञ थे, ये नोट कर लीजिएगा, खगोलज्ञ थे ये, जो कि 5वीं और 6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ की विशेष जाना गया है इनको, बराहमिहिर को, जिन्होंने अपने पंच सिद्धांत में सबसे पहले बताया है कि I1, ठीक है, I1 का मान यहाँ पे 50.3 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और उन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई थी, तो इनका ही देन है त्रिकोणमिति, याद रखिएगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गुप्त काल के आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, डी संस्कृत। संस्कृत थी उस समय की आधिकारिक भाषा। कल मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, एक क्वेश्चन संस्कृत से रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पे कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। शून्य के यानी कि जीरो का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, ये आंसर कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों आंसर नोट कर लीजिएगा, आंसर है यहाँ पे आर्यभट्ट ने। जी हाँ, आर्यभट्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था, और आर्यभट्ट की शून्य का आविष्कारक भी माना जाता है। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी में किसका जन्म हुआ था दोस्तों, तो समुद्रगुप्त का। तो लिच्छवी के वो राजा बने बाद में, और उनको वहां का राजा बोला गया, और उनकी माता कुमार देवी थी, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मेघवर्मा जो हैं श्रीलंका के शासक थे। गुप्त राजाओं में से किसके मेघवर्मा को अनुमति दी कि गया में बुद्ध मंदिर बनाने को, ठीक है, बुद्ध मंदिर बनाने को किसको अनुमति दी थी। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, समुद्रगुप्त को ही ये आदेश दिया गया था। किसने, मेघवर्मा ने, श्रीलंका का जो शासक था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, आर्यभट्ट और बराहमिहिर किस काल के थे। तो मैंने अभी आपको बराहमिहिर के बारे में बताया दोस्तों, इन्होंने त्रिकोणमिति की बताया है, त्रिकोणमिति के लिए। और आर्यभट्ट भी जो थे, ये दोनों इस शून्य का आविष्कारक इनको माना जाता है, आर्यभट्ट को और इनको त्रिकोणमिति का। तो ये जो दोनों थे, ये गुप्त वंश के ही काल के थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, कुमार संभव एक महाकाव्य है, जिसके किसके द्वारा रचित है ये। तो दोस्तों उस समय देखो, गुप्त अगर काल को देखा जाए, गुप्त काल को देखा जाए तो बहुत ही पढ़ा लिखा ये काल माना जाता है, क्योंकि उस समय मैथमेटिक्स के बारे में लोगों ने जाना, उस समय साहित्य के बारे में लोगों ने जाना, उस समय काव्यांश यानी कि कवि के बारे में, कवि जो कविता होता है उसके बारे में, या साहित्य में ही आता है ये तो, ठीक है, इन सब के बारे में जाना। तो आज इनके इतिहास को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कर गुजरो कुछ ऐसा कि आपको भी लोग इतिहास में याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर है आपका दोस्तों इट्स अ डी, कालिदास। तो कुमार संभव ये एक महाकाव्य है, और ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। तो समझिए, कालिदास भी गुप्त वंश के समय के ही एक कवि थे, ठीक है, जिनको हम लोग आज भी याद करते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के इतिहासकार द्वारा भारतीय नेपोलियन का खिताब किसको दिया गया। तो देखो, ये क्वेश्चन कल मैंने बताया था, बी है आंसर इसका, B.A. स्मिथ, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ये इनके द्वारा एक खिताब दिया गया, किसको, B.A. स्मिथ के द्वारा, समुद्रगुप्त को इतिहासकार के द्वारा भारतीय नेपोलियन कहा गया था समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन कल बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो ये थे दोस्तों इट्स अ B.C. बुद्धगुप्त, ठीक है।
ये अंतिम शासक थे, कह सकते हैं। इनके बाद और भी शासक आए थे पर प्रभावशाली नहीं थे वो शासक, ठीक है। पर इसके बाद लगभग पतन सा हो गया था गुप्त वंश का, ठीक है। तो ये लास्ट शासक मान सकते हैं इनको यहाँ पे, अगर ये चारों में से दिया है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन गुप्त की राजधानी थी? तो देखो पाटलिपुत्रा ही थी, आप सभी को कल भी बताया था मैंने, गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा ही थी। क्वेश्चन यहां से एक और बनेगा। अब देखो ये 17 नंबर हो गया, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, ये 3 का आंसर आपको करना है, जो कि मैंने कल भी बताया था। 100 राजाओं का भगवान उस समय गुप्त वंश में किसको कहा गया था, ठीक है, ये बताना है। तो इसको कहते थे क्षितिज पास्त्र पैट, ठीक है। ये यानी इसका मतलब होता है, ये संस्कृत वर्ड है 100 राजाओं का भगवान, इसका खिताब किसको दिया गया था, आंसर कीजिएगा और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में नीचे कीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर मैं पीडीएफ में देने वाला था, पर मैं इसका पीडीएफ में नहीं दूंगा आंसर, आपको यहाँ पे आंसर नीचे कमेंट करना होगा और कल जब क्यूज होगा, क्यूज नंबर 13, उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के समान है? इनमें से कौन सा ऐसा युग है जो गुप्त युग जैसा ही एक युग है? तो विक्रम युग, बल्लभ युग, शाका युग या हर्ष युग? तो दोस्तों इसका देखो मैं क्या बताऊं, सारा चीज बता चुका हूं आप लोगों को। इसका अगर आंसर नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इतना सारा क्वेश्चन कराने का। कल ही मैंने इसका आंसर बताया था, ठीक है। फिर भी आप इसका आंसर करना, मैं आंसर बताऊंगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, सुदर्शन झील के किसके शासन काल के दौरान दूसरी बार मरम्मत की गई थी? तो समुद्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, रुद्रमान या फिर पर्णदत्त के द्वारा? तो आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में भी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 3 क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चाहूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका पीडीएफ मैं आपको आज दे दूंगा, पर पीडीएफ में इन तीनों के आंसर नहीं दूंगा और इसके आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताने हैं, तीनों के आंसर, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनको बता दें कि वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि उन लोगों तक जा सके जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाते हैं और अपनी तैयारी के लिए लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे शहरों तक जाते हैं। तो गांव में ही बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट सुविधा है तो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे नए सिनारियो में। और इसके बाद एक ज्योग्राफी का क्लास आएगा, उसमें भी अटेंड कीजिएगा आप लोग। बाय बाय, टेक केयर।